रूस ने नेटो से महायुद्ध की तैयारी तेज की। रूस ने यार्स मिसाइल से युद्धाभ्यास शुरू किया। ड्रिल में रूस ने कई यार्स मिसाइलें फायर की हैं। यार्स मिसाइलों ने अपने टारगेट को तबाह किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है ड्रिल का वीडियो। रूस और नेटो में जंग होने जा रही है। इस जंग को कोई नहीं टाल सकता। अब विनाश का वो चरण शुरू होने जा रहा है जिसका परिणाम बहुत ही भयावह होगा। यह ऐलान न सिर्फ रूस ने कर दिया है बल्कि पेंटागन ने भी दुनिया को यही पैगाम दे दिया है। महायुद्ध शुरू होने की मुनादी उस वक्त हो गई जब नेटो देशों ने यूक्रेन में अपनी सेना भेजने की घोषणा कर दी। इसी के बाद तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। रूस और नेटो में महायुद्ध छिड़ने का सबसे बड़ा आधार तैयार हो गया है। रूस और नेटो में परमाणु टक्कर का मैदान रेडी हो गया है। जिस बात का डर था वही हो रहा है। रूस और नेटो आमने सामने आ चुके हैं। महासंग्राम की शुरुआत किसी भी वक्त हो सकती है। महायुद्ध की मुनादी सिर्फ रूस की तरफ से ही नहीं बल्कि पेंटागन की तरफ से भी हो गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से ऐलान किया कि यूक्रेन की पराजय तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगी। If Ukraine falls, I really believe that NATO will be in a fight with Russia. ऑस्टिन ने रूस से युद्ध की घोषणा तब की जब पुतिन ने नेटो देशों को परमाणु प्रहार की धमकी दे दी। पुतिन ने नेटो को परमाणु हमले की धमकी तब दी जब रिपोर्ट आई कि यूक्रेन युद्ध में नेटो अपनी सेना भेज सकता है। इस बाबत फ्रांस ने प्रस्ताव दिया है। इसी के बाद पुतिन ने महायुद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया। पुतिन की धमकी के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक बार फिर दोहराया है कि फ्रांस यूक्रेन में अपनी सेना भेजने के फैसले पर कायम है। फ्रांस की तरफ से प्रस्ताव आया तो नेटो के 4 देशों ने यूक्रेन युद्ध में अपनी सेना भेजने पर सहमति दे दी। एस्टोनिया ने भी अपनी सेना भेजने पर हामी भर दी है। एस्टोनिया की पीएम ने तो यहां तक कह दिया है कि यूक्रेन को जो भी जरूरत होगी नेटो देश उसकी पूर्ति करेंगे। मतलब हथियार के साथ साथ सेना भी डिप्लॉय करेंगे। उधर जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने सनसनीखेज ऐलान कर दिया है। ओलाफ शोल्स ने कहा है कि ब्रिटिश सेना युद्ध में यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो से हमला करने में मदद कर रही है। यह पहली बार है जब किसी नेटो देश ने आधिकारिक रूप से कहा है कि यूक्रेन युद्ध में ब्रिटेन की सेना उतर चुकी है। यही दावा क्रेमलिन का भी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि ब्रिटेन युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हो चुका है। इसका परिणाम बहुत खतरनाक होने वाला है। ब्रिटेन के इस कदम से रूस उस पर भड़क गया है। रूस ने सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि हाल ही में नेटो मेंबर बने फिनलैंड को भी मिटा देने की धमकी दी है। पुतिन सेना फिनलैंड से इसलिए नाराज है क्योंकि फिनलैंड ने यूक्रेन को हथियारों की खेप दी है। इतना ही नहीं, फिनलैंड ने कहा है कि यूक्रेन उसके हथियारों से रूसी धरती पर विस्फोट कर सकता है।
फिनलैंड ने यूक्रेन को रूसी धरती पर धमाका करने की छूट दी और इसी के साथ रूस और नेटो में महाजंग का अब तक का सबसे बड़ा सायरन बज उठा। नेटो के कहने पर अगर फिनलैंड ने रेड लाइन क्रॉस की तो कयामत आ जाएगी। पुतिन और उनकी सेना पूरी तरह से तैयार है। रूस पर हमला हुआ तो नेटो पर परमाणु प्रहार होगा। रूस सबसे पहले फिनलैंड और ब्रिटेन पर हमला करेगा। और इसी के साथ रूस और नेटो के बीच जंग शुरू हो जाएगी। इसी के साथ तीसरा विश्व विनाश शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट TV9 भारत। इस वक्त की बड़ी खबर अवदिव्का में रूसी सेना की भीषण बमबारी। Su-25 एयरक्राफ्ट से मिसाइलों की वर्षा की गई। रूसी हमले में यूक्रेनी सेना का ठिकाना ध्वस्त हो गया है। हमले में यूक्रेन के कई सैनिक भी मारे गए। क्रीमिया यूक्रेन के लिए टॉप टारगेट है। यूक्रेन का कई मिशन कामयाब भी रहा और रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अब रूस चौकन्ना है। एयर डिफेंस की तैनाती की वजह से यूक्रेन के ड्रोन हमले नाकाम हो रहे हैं। इसीलिए यूक्रेन ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का मिशन तैयार किया। पिछले दिनों यूक्रेन का एक सीक्रेट मिशन सिटाडेल कामयाब रहा था। उसी तर्ज पर फिर स्पेशल टीम बनाई गई और क्रीमिया को दहलाने के लिए यूक्रेनी कमांडो रवाना कर दिए गए। रूस के हर सर्विलांस सिस्टम को फिर चकमा देने में यूक्रेनी फौज कामयाब रही, लेकिन एक गलती से पूरे प्लान पर पानी फिर गया। क्या कुछ हुआ, ये देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। काला सागर के रास्ते यूक्रेन का सीक्रेट मिशन। उफनती लहरों के बीच खामोशी से बढ़ते सैनिक। काले बादलों के बीच रूस के बदले का मिशन। यूक्रेन की एक गलती और द एंड। लहरों के बीच जितनी खामोशी थी, समुद्री तट पर उतना ही शोर। फरवरी दिन बुधवार, वक्त दोपहर 1 बजे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, आर्मी चीफ सायरस्की और यूक्रेनी आर्मी की 73वीं बटालियन के कमांडर्स की एक सीक्रेट बैठक हुई। इस बैठक के बाद ही यूक्रेन के कुछ चुनिंदा कमांडोज ने एक स्पेशल मिशन की तैयारी शुरू कर दी। 29 फरवरी दिन गुरुवार, वक्त रात 9 बजे। रात के अंधेरे में काला सागर की उफनती लहरों के बीच आगे बढ़ा एक सीक्रेट ऑपरेशन। यूक्रेन के कमांडो स्पीड बोट में सवार थे। हथियार उतने ही जितने किसी बोट पर लेकर जाया जा सकता है। लहरों को चीरती हुई कई बोट क्रीमिया की तरफ बढ़ रही थी। रूस के गश्त लगाते वॉरशिप को चकमा देकर यूक्रेनी बोट्स आगे बढ़ते रहे। यूक्रेन के सीक्रेट मिशन का मकसद था क्रीमिया में घुसकर हमला करना, एक द्वीप पर मौजूद सैनिकों का खात्मा करना, रूस के रडार स्टेशन को तबाह करना और रूस की निगरानी चौकियों को नष्ट करना। यूक्रेनी कमांडो की बोट तट तक पहुंचने में कामयाब हो गई। 25 से अधिक कमांडो को अब अपने मिशन को अंजाम देना था।
लेकिन तभी मशीन गन गरजने लगी। तट पर मौजूद रूस के जवानों ने यूक्रेनी टुकड़ी को देख लिया था। अब मिशन आमने सामने की जंग को जीतकर ही पूरा हो सकता था। कुछ ही देर बाद आसमान में हेलीकॉप्टर्स पहुंच गए और यूक्रेनी कमांडो पर हवा से भी फायरिंग शुरू हो गई। रात के घुप अंधेरे के बीच यूक्रेनी कमांडो अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग कर रहे थे, तो दूसरी तरफ से रूसी फौज बरसा रही थी आग। सिर्फ 26 कमांडो, मशीन गन, हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियार। यूक्रेनी जवानों के लिए मुकाबला बेहद कठिन था। ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच यूक्रेन का प्लान, जवानों का मकसद और मिशन अधूरा रह गया। आगे क्या हुआ आपको बताते हैं। प्लान के मुताबिक यूक्रेन की स्पेशल टीम को सीक्रेट तरीके से क्रीमिया के तट तक पहुंचना था। काला सागर में ऐसा रूट तय किया गया था जहां रूस की निगरानी कम रहती है। प्लान के मुताबिक यूक्रेन के सीक्रेट ठिकाने से 5 स्पीड बोट से कमांडो की एक टीम को रवाना किया गया। इस टीम को क्रीमिया के तट के करीब त्रेंदोवस्की द्वीप पर भेजा गया था। यूक्रेन की टीम काला सागर की तरफ बढ़ते हुए त्रेंदोवस्की तक पहुंचने में कामयाब रही, लेकिन बाल्टिक फ्लीट के जवान मुस्तैद थे। तट पर सख्त पहरा था। जमीन पर रूस के सैकड़ों जवान पहरा दे रहे थे। उन्होंने अनजान बोट को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। हेलीकॉप्टर भी आ गए। इस हमले में यूक्रेन की 3 बोट जल गई। करीब 20 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि एक बोट को रूसी फौज ने जब्त कर लिया। मौके से सिर्फ 6 सैनिकों के साथ एक बोट सुरक्षित वापस यूक्रेन लौटने में कामयाब हो सकी। अब सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी प्लानिंग नाकाम क्यों हो गई। सब कुछ सीक्रेट था, फिर यूक्रेनी जवानों से गलती क्या हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक यूक्रेन के तमाम मिशन तट की सीमा तक सीमित थे, लेकिन इस बार यूक्रेनी जवानों को जमीन पर आगे बढ़ना था। यूक्रेनी जवानों ने समुद्री सर्वेलांस को चकमा दिया, लेकिन क्रीमिया में तैनात पैदल सेना को भूल गए। क्रीमिया की घेराबंदी को लेकर लापरवाही बरती गई। यूक्रेन के लिए बुरी खबरों का दौर जारी है। अवदिव्का के बाद अब क्रिंकी से यूक्रेनी फौज को वापस लौटना पड़ा है। रूस ने दावा किया है कि खेरसोन के क्रिंकी गांव को पूरी तरह खाली करा लिया गया है। क्रिंकी खाली करके यूक्रेनी सेना वापस लौटी। नीपर के किनारे मोर्चा बनाने की कोशिश जारी। बुधवार को यूक्रेन के 20 सैनिकों की मौत। रूस ने दावा किया है कि सिर्फ गुरुवार को ही यूक्रेन के करीब 500 सैनिकों की मौत हो गई और 7 टैंक नष्ट कर दिए गए। सुमी में रूस ने 10 इलाकों पर हमला किया। डोनेस्क में रूस के हवाई हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 24 घंटे में डोनेस्क में यूक्रेन के 600 सैनिकों की मौत हुई है। टैंकों को नष्ट करने के बाद अब रूस के टारगेट पर अमेरिकी ब्रैडली फाइटिंग आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेन में मौजूद ज्यादातर ब्रैडली को भस्म कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के हमले में यूक्रेन 68 ब्रैडली वाहनों को खो चुका है। अमेरिका से यूक्रेन को करीब 180 ब्रैडली की सप्लाई की गई थी। यूक्रेन जंग में करीब 120 ब्रैडली का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन में मची तबाही के बीच यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने की कवायद तेज है। फ्रांस ने यूक्रेन को 100 ड्रोन देने का भरोसा दिया है, जबकि फ्रांस एयर बम की भी सप्लाई करेगा। फ्रांस की दलील है कि यूक्रेन को इस वक्त फाइटर जेट से अधिक एयर बम की जरूरत है, लेकिन यूक्रेन फ्रांस से मिराज 2000 की मांग कर रहा है।
यूक्रेन को F-16 विमानों की खेप जल्द मिलने वाली है। दूसरी तरफ मिराज 2000 के आने से यूक्रेन की हवाई ताकत में और इजाफा होगा। फिलहाल यूक्रेन रूस पर हवाई हमला करके अवदीव्का और खेरसोन को खाली कराने का मिशन लॉन्च करने का प्लान बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उस दिन यूरोप में कयामत आएगी जिस दिन फ्लाइंग चेर्नोबिल कहर बरपाएगा। रूस के नए हाईटेक हथियार को फ्लाइंग चेर्नोबिल कहा जाता है क्योंकि हवा में असंख्य चक्कर लगा सकता है। इसके पीछे वजह है उसकी न्यूक्लियर ईंधन की क्षमता। इतना ही नहीं, उस हथियार से चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर हाउस हादसे जैसे विस्फोट हो सकते हैं। उस हाहाकारी मिसाइल का नाम बुरीवेस्निक है, जिसके नाम से नेटो में हड़कंप मच गया है। इसके अलावा पुतिन के जखीरे में ऐसे विध्वंसक हथियार मौजूद हैं जो एक बार युद्ध के मैदान में उतरे तो यूरोप में तबाही तय है। और तबाही लाने वाले उस हाईटेक हथियार का नाम है बुरीवेस्निक। अक्टूबर में रूस ने बुरीवेस्निक का सफल परीक्षण किया था। उस वक्त फैसला लिया था इसे युद्ध में नहीं उतारा जाएगा। बुरीवेस्निक के अलावा कई दूसरे हथियार भी हैं जिन्हें अभी तक बचा कर रखा गया है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उनका भी इस्तेमाल किया जाए। अगर बात बुरीवेस्निक की खूबियों की जाए तो 9M730 बुरीवेस्निक एक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 4500 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। 2001 में इस पर काम शुरू किया गया था। 2018 में इसे बना लिया गया था, लेकिन 2023 में इसका पहला टेस्ट किया गया जो बेरिंग सी के पास नोवाया जेमेलिया आइलैंड पर किया गया था। पहले की सैटेलाइट इमेज है जो 21 अगस्त 2023 को ली गई। इसमें बुरीवेस्निक मिसाइल लॉन्चिंग के लिए तैयार है। ये रूस की सबसे पुरानी मिसाइल लॉन्चिंग साइट है। इस आइलैंड पर रूस ने कई मिलिट्री बेस और हथियार गोदाम बनाए हुए थे जिनका इस्तेमाल कोल्ड वॉर के दौरान किया गया था। ट्यूमा में संबोधन के दौरान पुतिन ने बुरीवेस्निक के बारे में बताया कि कब उसे सेना में कमीशन किया जा सकता है। इसके अलावा हथियारों की बड़ी खेप तबाही मचाने को तैयार है। पुतिन के जखीरे में सिर्फ बुरीवेस्निक ही नहीं बल्कि कई ऐसे खतरनाक हथियार हैं जो आर्कटिक से लेकर अटलांटिक तक तबाही मचा सकते हैं। एटम बम के मामले में रूस सबसे आगे है, इसलिए रूस के पास ऐसी ICBM भी है जो रूस से सीधे अमेरिका तक हमला कर सकती है। इसके अलावा कई और हथियारों के नाम पुतिन ने लिए जिनका इस्तेमाल वो अब करने जा रहे हैं। बुरीवेस्निक को युद्ध में उतारने के ऐलान से साफ लग रहा है कि पुतिन इसका इस्तेमाल नेटो पर कर सकते हैं। रूस अब बुरीवेस्निक का बैलिस्टिक वर्जन बना रहा है। हो सकता है कि रूस ने उसे बना भी लिया हो। व्लादिमीर पुतिन हर साल आर्कटिक के मिलिट्री बेस पर जाते रहे हैं और खासतौर पर ये वो मिलिट्री बेस थे जहां पर मिसाइल लॉन्चिंग साइट मौजूद है। पुतिन ने अपने संबोधन में किंजल और सरमत के बारे में भी बताया। комплекс «Кинжал» खास तौर से इनके अपग्रेड वर्जन जल्द ही कमीशन होने वाले हैं जिसकी ताकत पहले वर्जन से कई गुना ज्यादा होगी। अभी किंजल की रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर है जबकि पेलोड क्षमता 480 किलो है। किंजल न्यूक्लियर अटैक करने में भी सक्षम है जबकि ICBM सरमत की रेंज 15000 से 18000 किलोमीटर है। ये 15 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। 10 सफल रही है जबकि सरमत को रूस का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। इनके अपग्रेड वर्जन भी रूस बना रहा है। यानी पुतिन ने इशारा दे दिया है कि नए हथियार पश्चिमी देशों पर हमले के लिए बनाए जा रहे हैं। खासतौर से अमेरिका निशाने पर है। यानी पुतिन ये मान चुके हैं कि रूस के विस्तारवाद में उनका अमेरिका से टकराव तय है, इसलिए वो पहले से तैयारी करके चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।
15 फरवरी को अमेरिकी खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट आई जिसमें दावा किया गया कि रूस अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट की तैयारी कर रहा है। 29 फरवरी को रूस के राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र में भाषण दिया और ये कहा कि अमेरिका झूठ बोल रहा है। पुतिन ने कहा कि अमेरिका खुद अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट करने की तैयारी में है और आरोप रूस के लिए मरना चाहता है। अंतरिक्ष में एटमी रेस की आशंका बढ़ती जा रही है और अगर ये विस्फोट हुआ तो दुनिया का अस्तित्व कैसे खतरे में पड़ सकता है, ये भी देखिए। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि पुतिन स्टार वॉर यानी स्पेस में वॉर शुरू कर सकते हैं। रूसी एरोस्पेस फोर्सेस ने सैटेलाइट गिराने वाले हथियार चलाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। लेकिन पुतिन ने अमेरिका के इस दावे का खंडन किया है। अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट से धरती की कक्षा में चक्कर लगा रहे सभी सैटेलाइट ध्वस्त हो जाएंगे और इसके साथ ही धरती पर विनाश का एक अंतहीन चक्र शुरू हो जाएगा। अगर किसी देश ने अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट किया तो सैटेलाइट ध्वस्त होते ही महाविनाश का चक्र शुरू हो जाएगा। धरती पर फोन, इंटरनेट कम्युनिकेशन ठप हो जाएगा। मिलिट्री सैटेलाइट नष्ट होने से प्रिसिशन गाइडेड हथियार बेकार हो जाएंगे, यानी आईसीबीएम, क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें काम करना बंद कर देंगी। धरती पर जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम काम करना बंद कर देगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस बंद हो जाएंगे। उड़ान सेवा बंद हो जाएगी। उड़ रहे विमान क्रैश होना शुरू हो जाएंगे। शिपिंग इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। जहाज समंदर में भटकने लगेंगे। जीपीएस गाइडेड टेस्ला जैसी गाड़ियां अनियंत्रित होकर टकराने लगेंगी। दुनिया के पावर ग्रिड में आग लग जाएगी। धरती पर चल रहे सभी बिजली सर्किट में आग लग जाएगी। विनाश की आशंका अब बढ़ गई है। लेकिन इससे पहले अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट का टेस्ट हो चुका है। 65 साल पहले अमेरिका और रूस ने ये टेस्ट किए थे। उन्नीस में रूस ने के प्रोजेक्ट के तहत 3 परमाणु विस्फोट किए। 9 जुलाई 1962 को अमेरिका ने प्रोजेक्ट स्टारफिश प्राइम के तहत अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट किया। रूस ने धरती से 290 किलोमीटर ऊंचाई पर विस्फोट किया। अमेरिका ने धरती से 1450 किलोमीटर ऊपर विस्फोट किया। रूस ने कजाकिस्तान के ऊपर परमाणु विस्फोट किया था। अमेरिका ने हवाई के ऊपर परमाणु परीक्षण किया। कजाकिस्तान के 510 किलोमीटर क्षेत्र में टेलीफोन सेवा ठप हो गई थी। हवाई के 700 किलोमीटर क्षेत्र में फोन सेवा ठप हो गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से कजाकिस्तान के पावर ग्रिड में आग लग गई। हवाई के आसपास भी बिजली सप्लाई ठप हो गई थी। अमेरिका की लगातार कोशिशों के बाद हमास और इजराइल के बीच समझौते के आसार बने हैं, लेकिन एक बार फिर हमास डील से मुकर सकता है। वजह है एक बार फिर इजरायली सेना पर गाजा में नरसंहार करने का बड़ा आरोप। गाजा में राहत सामग्री लेने के दौरान 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। फिलिस्तीनी गुट का आरोप यह है कि मौत इजरायली सैनिकों की गोलियों से हुई, जबकि इजराइल इसे भगदड़ का अंजाम बता रहा है। सबूत एक बार फिर सामने आया है। रात के अंधेरे में रिकॉर्ड इस वीडियो को इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बताया जा रहा है। खाना, पानी और जरूरी चीजों के लिए तरस रहे लोग राहत सामग्री लाने वाले ट्रकों से सामान ले रहे हैं। धक्का मुक्की और भारी भीड़ के बीच गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। इस वीडियो से दावा किया जा रहा है कि इजरायली सैनिकों की गोलियों से 104 नागरिकों की मौत हो गई। आईडीएफ की गोलीबारी में 750 लोग जख्मी हो गए। अब तक कुल 30,000 नागरिकों के मारे जाने का दावा है। इजराइल की तरफ से एक एरियल फुटेज भी जारी किया गया है। इजराइल की सफाई है कि मौत गोलीबारी की वजह से नहीं हुई। दुनिया में इस वक्त परमाणु युद्ध की दहशत इस कदर बढ़ चुकी है कि परमाणु बंकर बनाना एक नया कारोबार बन गया है। दुनिया के जाने माने अरबपति अब परमाणु युद्ध होने पर युद्ध से बचने के लिए ऐसे बंकर बनवा रहे हैं। कौन है वो लोग और कैसे हैं ये बंकर, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। इसी तरह का परमाणु ज़लज़ला किसी भी वक्त आ सकता है।
दुनिया किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। इस वक्त पूरा विश्व महाविनाश के मुहाने पर खड़ा है। परमाणु युद्ध हुआ तो सिर्फ वो लोग बचेंगे जो न्यूक्लियर बंकर में होंगे। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बिजनेसमैन और रईस अपने लिए स्पेशल परमाणु बंकर बनवा रहे हैं ताकि एटमी युद्ध की स्थिति में वो इसमें छिपकर बच सके। इसकी शुरुआत अमेरिकी बिजनेसमैन मार्क जकरबर्ग ने की है। जकरबर्ग ने यह बंकर हवाई में स्थित अपनी हवेली के नीचे बनवाया है। इस तस्वीर को देखिए। जकरबर्ग ने जो एटमी बंकर बनवाया है वो इस तरह का है। बंकर में एंट्री करने का गेट और सीढ़ियां ऐसी हैं। जमीन के नीचे हजारों स्क्वायर फीट में अभेद्य बंकर बनाया गया है। ऐसा बंकर जिस पर परमाणु हमले का भी असर नहीं होगा। यह परमाणु बंकर 57,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला है। इसे बनाने में 1,765 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह बंकर खुद ही बिजली, पानी और खाने पीने की चीजें सप्लाई करने में सक्षम है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें हर वो सुविधा है जो किसी 5 स्टार होटल में होती है। न्यूक्लियर बंकर में 30 बेडरूम है, लिफ्ट है, स्विमिंग पूल है, टेनिस कोर्ट और जिम है। बंकर को एटलस सर्वाइवल शेल्टर्स नाम के डेवलपर्स ने बनाया है। जकरबर्ग ने परमाणु बंकर तैयार करवाया तो उनके नक्शे कदम पर तमाम अरबपति चल पड़े। इस बंकर को एटलस सर्वाइवल शेल्टर्स के मुताबिक उसके पास ऐसे परमाणु बंकर बनाने के कई ऑर्डर्स आए हैं। ये सभी ऑर्डर बड़े उद्योगपतियों ने दिए हैं। एटमी हमले से बचाने वाली कैलिफोर्निया की कंपनी विवोस के पास भी ऐसे ऑर्डर आ रहे हैं। दुनिया के बड़े उद्योगपतियों को तीसरे विश्व युद्ध का डर है, इसलिए वो अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए बंकर बनवा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु युद्ध की वजह से दुनिया भले ही खत्म हो जाए, लेकिन ये महफूज रहेंगे, आज भी और दुनिया खत्म होने के बाद भी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।